नमस्ते। आज हम भारत की न्याय व्यवस्था की निचली सीढ़ियों पर बात करेंगे। मतलब अधीनस्थ न्यायपालिका, और साथ ही वो तरीके भी जानेंगे जो कोर्ट के बाहर विवाद सुलझाने में मदद करते हैं। जी नमस्ते। ये समझना उन सभी के लिए जरूरी है जो भारत के जुडिशियल सिस्टम को जानना चाहते हैं, और खास तौर पर जो सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही अहम है। बिल्कुल। राज्यों में हाई कोर्ट के नीचे अदालतों का एक पूरा ढांचा होता है। इसी को हम अधीनस्थ न्यायपालिका कहते हैं। और देखिए, संविधान का भाग 6 है ना। हाँ। उसमें अनुच्छेद 233 से 237 तक खास प्रावधान है। किस बारे में? इनके संगठन के बारे में, और सबसे जरूरी कि ये कार्यपालिका से आजाद रहें, स्वतंत्र। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, तो जिला स्तर पर ये व्यवस्था दिखती कैसी है? मतलब कौन होता है सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी वहाँ? जिले में जो सबसे ऊंचे न्यायाधिकारी होते हैं वो है जिला न्यायाधीश, डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है। हाँ, इनके पास सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के मामले आते हैं। मतलब शुरुआती सुनवाई भी कर सकते हैं, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, और अपील भी सुन सकते हैं, अपीलेट जुरिस्डिक्शन। अच्छा, जब ये सिविल मामले देखते हैं तो डिस्ट्रिक्ट जज। हाँ, और क्रिमिनल में? हाँ, सिविल में डिस्ट्रिक्ट जज, और जब वही जज क्रिमिनल मामले सुनते हैं तो उन्हें सेशन जज या सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। अच्छा, यानी एक ही व्यक्ति दो भूमिकाएं। ये तो दिलचस्प है। इनकी शक्तियाँ क्या क्या होती हैं फिर? हाँ, भूमिका के हिसाब से बस पद का नाम बदल जाता है। डिस्ट्रिक्ट जज के तौर पर इनके पास जिले की जो बाकी निचली अदालतें हैं ना जी, उन पर प्रशासनिक और सुपरविजन की भी शक्तियां होती हैं। और सेशन जज के तौर पर ये गंभीर आपराधिक मामले सुनते हैं, जैसे जिनमें उम्र कैद या यहाँ तक कि मौत की सजा भी हो सकती है, वो ये सुना सकते हैं। मौत की सजा भी? हाँ, लेकिन इसमें एक बहुत जरूरी पेंच है। अगर सेशन जज मौत की सजा सुनाते हैं तो हाई कोर्ट से उसकी पुष्टि, मतलब कंफर्मेशन जरूरी है। अच्छा, चाहे अपील हुई हो या नहीं? जी हाँ, चाहे अपील हो या न हो, ये एक तरह का सेफ्टी चेक है, आप कह सकती हैं। ये महत्वपूर्ण है। और इनकी नियुक्ति ये कैसे होती है? संविधान में क्या व्यवस्था है? ये पॉइंट्स अक्सर एग्जाम्स में आते हैं। हाँ, ये अनुच्छेद 233 से 237 अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। खासकर अनुच्छेद 233 ये कहता है कि डिस्ट्रिक्ट जजों की नियुक्ति, उनकी पोस्टिंग, प्रमोशन, ये सब राज्य के राज्यपाल करेंगे। राज्यपाल? हाँ, लेकिन अकेले नहीं, हाई कोर्ट की सलाह पर कंसल्टेशन जरूरी है। और योग्यता क्या चाहिए इसके लिए? योग्यता यह है कि वो व्यक्ति पहले से केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में ना हो, कम से कम 7 साल वकील रहा हो, और हाई कोर्ट ने उसकी नियुक्ति की सिफारिश की हो। यानी नियुक्ति में हाई कोर्ट की भूमिका बहुत अहम है। बिल्कुल। और डिस्ट्रिक्ट जज के अलावा जो दूसरे न्यायिक अधिकारी होते हैं, जैसे मैजिस्ट्रेट वगैरह, उनके लिए है अनुच्छेद 234। इनकी नियुक्ति भी राज्यपाल ही करते हैं, पर यहाँ सलाह राज्य लोक सेवा आयोग यानी एसपीसी और हाई कोर्ट दोनों से ली जाती है। अच्छा, यहाँ एसपीसी भी शामिल है? जी। और फिर आता है अनुच्छेद 235, जो मेरे ख्याल से सबसे महत्वपूर्ण है। वो क्यों? क्योंकि ये कहता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और बाकी सभी निचली अदालतों पर कंट्रोल, मतलब उनकी पोस्टिंग, प्रमोशन, छुट्टी, ये सब कुछ हाई कोर्ट के हाथ में होगा। पूरा कंट्रोल हाई कोर्ट का? हाँ, ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए, मतलब इंडिपेंडेंस के लिए बहुत जरूरी प्रावधान है, ताकि उन पर कोई बाहरी दबाव ना रहे। हाँ, ये कंट्रोल वाली बात वाकई बहुत अहम है ना। अनुच्छेद 236 में कुछ परिभाषाएं भी हैं शायद? जी हाँ, उसमें बस स्पष्ट किया गया है कि जिला न्यायाधीश शब्द में कौन कौन शामिल हैं, जैसे सिटी सिविल कोर्ट के जज, एडिशनल जज, असिस्टेंट जज, स्मॉल कॉज कोर्ट के चीफ जज वगैरह, और न्यायिक सेवा क्या है। ये बस कानूनी स्पष्टता के लिए। लेकिन जाहिर है सारे मामले सीधे उनके पास तो नहीं जाते होंगे। बिल्कुल। तो उनके नीचे कौन कौन सी अदालतें होती हैं, सिविल और क्रिमिनल दोनों तरफ? सही कहा आपने। डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे अगर हम सिविल साइड देखें तो होती है सबऑर्डिनेट जज की कोर्ट, अधीनस्थ न्यायाधीश। सबऑर्डिनेट जज? हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि इनके पास पैसों के लिहाज से कोई सीमा नहीं होती। मतलब कितनी भी बड़ी रकम का सिविल केस ही सुन सकते हैं। असीमित आर्थिक क्षेत्राधिकार? अच्छा, ये तो महत्वपूर्ण है। और इनके नीचे? इनके नीचे होती है मुंसिफ की अदालत। अब कई राज्यों में इन्हें सिविल जज जूनियर डिवीजन कहते हैं। ये छोटे और सीमित पैसे वाले सिविल केस देखते हैं। और क्रिमिनल साइड पर क्या है? क्रिमिनल साइड पर सेशन जज के नीचे होते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सीजेएम। सीजेएम? जी, ये उन मामलों को देखते हैं जिनमें सजा 7 साल तक हो सकती है। 7 साल तक, ठीक है। और सीजेएम के नीचे होते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट।
ये वो मामले सुनते हैं जिनमें सजा 3 साल तक हो सकती है। हाँ, और बड़े शहरों में, महानगरों में सिस्टम थोड़ा अलग भी हो सकता है। वहाँ सिटी सिविल कोर्ट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट्स हो सकते हैं। और वो स्मॉल कॉज कोर्ट आपने कहा था? हाँ, कुछ राज्यों में वो भी हैं, छोटे मोटे सिविल मामलों को जल्दी निपटाने के लिए। और हाँ, कुछ राज्यों में बिल्कुल जमीनी स्तर पर न्याय पंचायतें या ग्राम कचहरी जैसी व्यवस्थाएं भी हैं, जो बहुत ही छोटे सिविल और क्रिमिनल मामले देखती हैं। ये तो हुई अदालतों की पूरी हायरार्की। लेकिन हमारे संविधान का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है जस्टिस फॉर ऑल, सबके लिए न्याय। जमीन पर इसे कैसे मुमकिन बनाया जाता है, खासकर उन लोगों के लिए जो वकील वगैरह का खर्च नहीं उठा सकते हैं? यहाँ पर बात थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया और यहीं पर संविधान का अनुच्छेद 39A बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 39A डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वाला। जी हाँ, राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये कहता है कि राज्य ये सुनिश्चित करेगा कि कोई भी नागरिक सिर्फ इसलिए कि वो गरीब है या किसी और मजबूरी में है, न्याय पाने से रह ना जाए। मतलब राज्य की जिम्मेदारी है। हाँ, राज्य मुफ्त कानूनी सहायता देगा। और अनुच्छेद 14 जो कानून के सामने बराबरी की बात करता है और 22(1) जो वकील करने का अधिकार देता है, वो भी इसी सोच को मजबूत करते हैं। तो इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए क्या किया गया? इसी मकसद के लिए 1987 में एक कानून बनाया गया, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट। ये पूरी तरह लागू हुआ 1995 में। और इसी कानून के तहत नालसा बना, है ना, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। बिल्कुल, नेशनल लेवल पर है नालसा, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। ये पॉलिसी बनाता है, गाइडलाइंस देता है, पूरे देश में इन कार्यक्रमों की निगरानी करता है। और राज्यों में? फिर हर राज्य में है स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, SLSA। हर हाईकोर्ट के लिए है हाईकोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी। हर जिले में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, DLSA। और तो और तहसील या तालुका लेवल पर भी तालुका लीगल सर्विसेज कमेटीज हैं। अरे वाह, ये तो पूरा नेटवर्क है नीचे तक। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के लिए भी एक कमेटी है, सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी। तो ये पूरा एक सिस्टम है, ऊपर से नीचे तक। समझी। तो ये जो अथॉरिटीज और कमिटीज हैं, ये करती क्या है? इनका मुख्य काम क्या है? इनके आप मोटे तौर पर 3 मुख्य काम समझ सकती हैं। जी। पहला, जो भी लोग कानून के तहत पात्र हैं, एलिजिबल हैं, उन्हें मुफ्त और सक्षम मतलब कॉम्पिटेंट कानूनी सेवाएं देना। ठीक है। दूसरा, विवादों को आपसी सहमति से शांति से सुलझाने के लिए लोक अदालतों का आयोजन करना। लोक अदालत, हाँ सुना है। और तीसरा काम है खासकर ग्रामीण इलाकों में लोगों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक करना, लीगल अवेयरनेस कैंप लगाना वगैरह। ये जो मुफ्त कानूनी सेवा है, इसमें क्या क्या शामिल होता है? सिर्फ वकील मिल जाता है? नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। इसमें कोर्ट फीस देना शामिल है, प्रोसेस फीस या दूसरे जो भी खर्चे होते हैं केस में, वो देना। अच्छा। वकील तो मुहैया कराना ही है, फिर केस से जुड़े जो कागजात होते हैं, जैसे कोर्ट के ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, वो दिलवाना, अपील तैयार करनी है तो उसका ड्राफ्ट बनवाना, टाइप करवाना, यहां तक की जरूरत पड़े तो उसका अनुवाद कराना, ये सब शामिल है। मतलब कोशिश ये है कि पैसे की वजह से कोई दिक्कत ना आए। बिल्कुल, कोशिश यही है कि गरीब आदमी पर केस लड़ने का कोई भी आर्थिक बोझ ना पड़े। और इसका फायदा कौन कौन उठा सकता है? मतलब एलिजिबिलिटी क्या है? इसका दायरा काफी बड़ा रखा गया है। इसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं, SC/ST सदस्य हैं, इंडस्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं, किसी बड़ी आपदा जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप वगैरह के शिकार लोग हैं, विकलांग व्यक्ति हैं, हिरासत में यानी कस्टडी में लिए गए लोग हैं। कस्टडी वाले भी? जी, और ऐसे लोग जिनकी सालाना आमदनी एक तय लिमिट से कम है। ये लिमिट सुप्रीम कोर्ट कमेटी के लिए और बाकी अथॉरिटीज के लिए अलग अलग है। और हाँ, मानव तस्करी या बेगार के जो शिकार होते हैं वो भी इसमें शामिल है। यानी समाज के ज्यादातर कमजोर और जरूरतमंद तबकों को कवर करने की कोशिश है। हाँ, कोशिश यही है ताकि पैसे की कमी न्याय के रास्ते में रुकावट न बने। आपने नालसा के कामों में लोक अदालतों का जिक्र किया था, ये क्या होती हैं और ये जो हमारी रेगुलर कोर्ट्स हैं उनसे अलग कैसे हैं, ये समझना भी जरूरी लगता है। बिल्कुल, लोक अदालत नाम से ही जाहिर है लोगों की अदालत। ये कोई एकदम नई चीज नहीं है। पुराने जमाने में जो हमारी पंचायती व्यवस्था थी ना, हाँ पंचायतें तो थी, उसी का एक तरह से आधुनिक रूप है और ये गांधी जी के सिद्धांतों पर भी आधारित है। इसे हम ADR यानी ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, वैकल्पिक विवाद समाधान का एक हिस्सा मानते हैं। इसका मकसद क्या है? अदालतों से अलग क्यों? मकसद है, एक तो हमारी अदालतों पर जो मुकदमों का भारी बोझ है उसे कम करना, और दूसरा आम आदमी को बिना ज्यादा औपचारिकताओं के कम खर्चे में और जल्दी न्याय दिलाना।
और सबसे खास बात क्या है इसकी? सबसे खास बात यह है कि लोक अदालत में कोई एक पक्ष हारता या जीतता नहीं है। कोशिश होती है कि आपसी सहमति से, समझौते से हल निकले। अच्छा, इससे तो फिर रिश्तों में कड़वाहट भी नहीं आती होगी। बिल्कुल, यही इसका एक बड़ा फायदा है। जब दोनों पक्ष राजी होकर फैसला करते हैं तो आगे दुश्मनी नहीं रहती। ये तो बहुत अच्छी सोच है। इसे कानूनी रूप कब मिला? ये भी दिलचस्प है। आजादी के बाद पहली लोक अदालत 1982 में गुजरात में लगी थी। वो काफी सफल रही। उसी के बाद इसे लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 के तहत कानूनी दर्जा मतलब स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया। तो ये काम कैसे करती हैं? कौन से मामले यहाँ जा सकते हैं? इनका आयोजन अलग अलग लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज करती हैं। जी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर। ठीक है। आमतौर पर इनमें एक पैनल होता है जिसमें एक जज या रिटायर्ड जज होते हैं अध्यक्ष के तौर पर, एक वकील होते हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता। ठीक है। और मामले दो तरह के आ सकते हैं। एक तो वो जो पहले से किसी कोर्ट में चल रहे हैं, पेंडिंग है, और दूसरे वो जो अभी तक कोर्ट पहुंचे ही नहीं है, मतलब प्री लिटिगेशन स्टेज पर है। अच्छा, कोर्ट जाने से पहले भी? जी हाँ। इसमें कई तरह के मामले आते हैं, जैसे पति पत्नी के झगड़े, परिवार के मामले, सिविल केस, क्रिमिनल केस, लेकिन सिर्फ वो जिनमें समझौता हो सकता है, जिन्हें हम कंपाउंडेबल ऑफेंसेस कहते हैं। कंपाउंडेबल मतलब जिनमें कानून इजाजत देता है कि पार्टियां आपस में समझौता कर लें, जैसे मारपीट के कुछ मामले, मानहानि वगैरह। और कौन से मामले? जमीन अधिग्रहण के मुआवजे से जुड़े मामले, मजदूरों के झगड़े, बैंकों के लोन रिकवरी के केस, पेंशन के मामले, बिजली पानी के बिल के झगड़े, कंज्यूमर कंप्लेंट्स। लिस्ट काफी लंबी है। लेकिन कौन से मामले बिल्कुल नहीं जा सकते? वो गंभीर आपराधिक मामले जिनमें कानूनन समझौता हो ही नहीं सकता, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, जैसे हत्या, डकैती, रेप। ये मामले लोक अदालत में नहीं जा सकते। ये याद रखना जरूरी है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। और कोई केस लोक अदालत में जाता कैसे है? क्या मैं सीधे जा सकती हूँ? इसके 3 तरीके हैं। अगर केस कोर्ट में चल रहा है तो या तो दोनों पार्टियां राजी हों कि इसे लोक अदालत भेज दें, ठीक है, या फिर कोई एक पार्टी अर्जी दे और कोर्ट को लगे कि हाँ इसमें समझौते की गुंजाइश है तो कोर्ट भेज सकती है, या फिर कोर्ट खुद ही अगर उसे लगता है कि ये मामला लोक अदालत के लायक है तो भेज सकती है। और अगर कोर्ट में नहीं है मामला, तो कोई भी पार्टी सीधे लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को अप्रोच करके लोक अदालत के लिए रिक्वेस्ट कर सकती है। क्या इनके पास कोर्ट जैसी पावर्स होती हैं और इनके फैसले की क्या वैल्यू है? हाँ, सिविल प्रोसीजर कोड सीपीसी के तहत इन्हें सिविल कोर्ट वाली कई शक्तियां मिली हैं, जैसे गवाहों को बुलाना, कोई दस्तावेज पेश करने का आदेश देना, शपथ पर बयान लेना वगैरह। और ये अपनी प्रक्रिया खुद तय कर सकते हैं, नियमों की ज्यादा सख्ती नहीं होती। और फैसला? इनका जो फैसला होता है उसे अवार्ड कहते हैं, और ये अवार्ड सिविल कोर्ट की डिक्री यानी फाइनल फैसले के बराबर माना जाता है। डिक्री के बराबर? जी हाँ, और ये दोनों पार्टियों पर बाध्यकारी होता है, मानना ही पड़ता है। और सबसे बड़ी, सबसे अहम बात, इसके खिलाफ कहीं कोई अपील नहीं हो सकती। कोई अपील नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल, मामला वहीं खत्म, फाइनल। ये तो बहुत ही निर्णायक हो गया फिर तो। हाँ। इसके फायदे तो साफ दिख रहे हैं। हाँ, फायदे कई हैं। कोई कोर्ट फीस नहीं लगती, अगर पहले दे दी है कोर्ट में तो वो वापस मिल जाती है। अच्छा। प्रक्रिया बहुत लचीली और तेज होती है, फॉर्मल कोर्ट की तरह लंबे प्रोसीजर नहीं होते। लोग सीधे जजों से बात कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, और जैसा कहा, फैसला फाइनल होता है तो सालों तक केस खिंचने का डर नहीं रहता। ये तो हुई लोक अदालत जो लंबित मामलों को या कोर्ट पहुंचने से पहले मामलों को समझौते से निपटाती है। लेकिन क्या कोई ऐसी व्यवस्था भी है जो कुछ खास किस्म के विवादों के लिए परमानेंट बेसिस पर काम करें, खासकर जो रोजमर्रा की जरूरी सेवाओं से जुड़े हों? हाँ, बिल्कुल है। इसी जरूरत को देखते हुए 2002 में कानून में संशोधन करके स्थायी लोक अदालतों, परमानेंट लोक अदालत का प्रावधान किया गया। स्थायी लोक अदालत ये सामान्य लोक अदालत से अलग कैसे हैं? देखिए, सामान्य लोक अदालत की एक कमी ये थी कि अगर पार्टियों में समझौता नहीं हुआ तो मामला वापस उसी कोर्ट में चला जाता था जहां से आया था, या फिर पार्टी को कोर्ट जाना पड़ता था। इससे देरी होती थी। हाँ, ये तो है। स्थायी लोक अदालतों को ये खास शक्ति दी गई है कि अगर पार्टियों के बीच सुलह या समझौता नहीं हो पाता है तो वो मामले को खारिज नहीं करती, बल्कि वो खुद ही मामले के गुण दोष के आधार पर, मेरिट्स पर फैसला सुना सकती हैं। अरे वाह, यानी ये फैसला भी कर सकती हैं? जी हाँ, और इनका फैसला भी सिविल कोर्ट की डिक्री जैसा ही बाध्यकारी होता है और उसके खिलाफ भी कोई अपील नहीं होती। अच्छा, तो ये एक तरह से ज्यादा पावरफुल हुई। इनका फोकस किन मामलों पर रहता है? इनका मुख्य फोकस है
पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज यानी सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से जुड़े विवादों पर, जैसे ट्रांसपोर्ट सेवाएं, हवाई, सड़क, पानी, डाक सेवा, टेलीग्राफ, टेलीफोन सेवा, बिजली पानी की सप्लाई, साफ सफाई या सैनिटेशन, अस्पताल या डिस्पेंसरी की सेवाएं, बीमा सेवाएं, ये सब रोजमर्रा की जरूरतें। हाँ, अगर इनमें से किसी सेवा को लेकर कोई विवाद है और उसमें पैसे का दावा एक तय सीमा के अंदर है, फिलहाल ये सीमा 10 लाख रुपए है, जिसे केंद्र सरकार बदल सकती है। 10 लाख तक? हाँ, और मामला गंभीर आपराधिक किस्म का नहीं है, नॉन कंपाउंडेबल, तो कोई भी पक्ष कोर्ट जाने से पहले सीधे स्थायी लोक अदालत में निपटारे के लिए अर्जी दे सकता है। कोर्ट जाने से पहले? हाँ, ये प्री लिटिगेशन स्टेज के लिए है। और एक बार अर्जी यहां दे दी तो फिर उसी झगड़े को लेकर किसी और कोर्ट में नहीं जा सकते। और इनकी प्रक्रिया क्या होती है? पहले ये भी पार्टियों के बीच सुलह कराने की कोशिश करती हैं। अगर समझौता हो जाता है तो उसी के आधार पर अवार्ड पास कर देती हैं। और अगर नहीं होता तो फिर स्थायी लोक अदालत मामले के गुणदोष को देखती है, सबूतों पर विचार करती है और फिर अपना फैसला सुनाती है। ये तो वाकई आम आदमी की रोजमर्रा की दिक्कतों के लिए काफी उपयोगी व्यवस्था लगती है। अच्छा, अब जरा एक और किस्म के मामलों पर आते हैं, पारिवारिक मामले। इनकी प्रकृति अक्सर बहुत अलग होती है ना, संवेदनशील। बिल्कुल, पारिवारिक झगड़े बहुत ही नाजुक होते हैं और इसी नजाकत को समझते हुए और कई महिला संगठनों और सोशल वेलफेयर ग्रुप्स की मांग पर, साथ ही लॉ कमीशन की सिफारिश पर भी 1984 में एक अलग कानून बनाया गया, परिवार न्यायालय अधिनियम, फैमिली कोर्ट्स एक्ट। फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984, ठीक है। इसके तहत क्या हुआ? इसके तहत परिवार न्यायालय, फैमिली कोर्ट्स स्थापित करने की व्यवस्था की गई। इनका मकसद क्या था? अलग कोर्ट क्यों? मकसद ये था कि पारिवारिक विवादों के निपटारे के लिए स्पेशल कोर्ट्स हों, जहां एक्सपर्ट जजों के जरिए मामले जल्दी सुलझें, जहां कानूनी दांव-पेच से ज्यादा सुलह समझौते पर जोर दिया जाए, माहौल थोड़ा अनौपचारिक हो और लोगों को सस्ता न्याय मिले। कहाँ बनते हैं ये कोर्ट? कानून कहता है कि राज्य सरकारें हाई कोर्ट की सलाह से इन्हें स्थापित करेंगी और 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले हर शहर या कस्बे में एक परिवार न्यायालय बनाना अनिवार्य है। अच्छा, ये अनिवार्य है। इनमें कौन कौन से मामले सुने जाते हैं? इनमें शादी ब्याह से जुड़े लगभग सभी तरह के मामले आते हैं, जैसे तलाक, जुडिशियल सेपरेशन, न्यायिक पृथक्करण, शादी को रद्द करवाना, पति पत्नी के बीच प्रॉपर्टी का झगड़ा, और बच्चों से जुड़े। हाँ, बच्चों की कस्टडी या गार्डियनशिप के मामले, किसी व्यक्ति की लेजिटिमेसी यानी वैधता का सवाल, और पत्नी, बच्चों और माता पिता के गुजारा भत्ते यानी मेंटेनेंस के मामले भी। इनका काम करने का तरीका कैसे अलग है रेगुलर कोर्ट से? सबसे बड़ा फर्क है सुलह पर जोर। कानूनी कहता है कि कोर्ट का पहला कर्तव्य है कि वो पार्टियों के बीच सुलह कराने का प्रयास करे। और इसके लिए कोर्ट इसके लिए काउंसलर्स, सामाजिक कार्यकर्ताओं, मेडिकल एक्सपर्ट्स वगैरह की मदद ले सकता है। और वकीलों का क्या रोल है? ये भी एक बड़ा अंतर है। आमतौर पर परिवार न्यायालय में पार्टियों को वकील के जरिए पेश होने का अधिकार नहीं होता। वकील नहीं, फिर बात कैसे रखते हैं? न्याय के हित में जरूरी है तो वो किसी कानूनी विशेषज्ञ को न्याय मित्र यानी एमिकस क्यूरिए के तौर पर मदद के लिए नियुक्त कर सकता है। अच्छा, प्रक्रिया भी आसान होती है क्या? हाँ, प्रक्रिया और सबूतों के नियम भी काफी सरल और लचीले रखे गए हैं और इनके फैसले के खिलाफ सिर्फ एक अपील का अधिकार है, वो भी सीधे हाई कोर्ट में। वकील का न होना और सुलह पर इतना जोर, ये वाकई से काफी अलग बनाता है। चलिए अब एक आखिरी पहलू देखते हैं, ग्रामीण भारत। गांवों में न्याय तक पहुंचना आज भी एक बड़ी चुनौती हो सकती है। क्या उसके लिए कोई खास पहल हुई है? हाँ, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है और इसी चुनौती से निपटने के लिए 2008 में ग्राम न्यायालय अधिनियम, ग्राम न्यायालय एक्ट लाया गया। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008? जी, इसका मकसद है गांव के लोगों को उनके दरवाजे पर ही सस्ता और सुलभ न्याय दिलाना, खासकर उन लोगों को जो सामाजिक या आर्थिक रूप से कमजोर हैं। ये फिर से आप देखिए अनुच्छेद 39A की जो भावना है ना, हाँ, एक्सेस टू जस्टिस वाली, उसी को आगे बढ़ाता है। लॉ कमीशन ने भी अपनी एक रिपोर्ट में इसकी सिफारिश की थी। दरवाजे पर न्याय, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये ग्राम न्यायालय होते क्या हैं और काम कैसे करते हैं? ये असल में मोबाइल कोर्ट की तरह काम करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। मोबाइल कोर्ट मतलब चलते फिरते? हाँ, कानून कहता है कि हर पंचायत के लिए मध्यवर्ती स्तर पर या फिर कुछ पंचायतों के समूह के लिए एक ग्राम न्यायालय स्थापित किया जाएगा। और जज कौन होता है इसमें? इसका जो पीठासीन अधिकारी होता है उसे न्यायाधिकारी कहते हैं। ये फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के स्तर का न्यायिक अधिकारी होता है। इनकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है हाई कोर्ट की सलाह से। और ये मोबाइल कैसे है? इनका हेडक्वार्टर तो पंचायत मुख्यालय पर होता है, लेकिन ये न्यायाधिकारी गांव में जा जाकर मामलों की सुनवाई करते हैं, कैंप लगाते हैं। अरे,
यानी अदालत खुद लोगों तक पहुंचती है। ये कौन से मामले देख सकते हैं? बताया गया है कि कौन कौन से मामले इनके दायरे में आएंगे। ठीक है, प्रक्रिया क्या होती है? क्रिमिनल मामलों में ये समरी प्रोसीजर यानी संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाते हैं ताकि जल्दी निपटारा हो। सिविल मामलों में भी एक खास सरल प्रक्रिया है और यहां भी कोशिश यही रहती है कि जहां तक हो सके मामला सुलह समझौते से निपट जाए। इसके लिए ये नियुक्त सुलहकर्ताओं कॉन्सिलेटर्स की मदद भी लेते हैं। और फैसला? इनका फैसला भी डिक्री माना जाता है। और एक और खास बात, ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के जो सख्त नियम हैं उनसे बंधे नहीं हैं। अच्छा, फिर किस आधार पे काम करते हैं? ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस और हाईकोर्ट द्वारा बनाए गए नियमों के आधार पे काम करते हैं। मतलब ज्यादा लचीलापन है। अपील का क्या प्रावधान है इसमें, और क्या ये व्यवस्था वाकई जमीन पर उतनी कारगर हुई है जितनी सोची गई थी? अपील का प्रावधान है। क्रिमिनल मामलों में अपील सेशन कोर्ट में होती है और सिविल मामलों में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और ये तय है कि अपील का निपटारा 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। 6 महीने? ये तो तेज है। हाँ, और अभियुक्त चाहे तो प्ली बार्गेनिंग यानी अपना गुनाह कबूल करके कम सजा की अर्जी भी दे सकता है। और इसके कारगर होने का सवाल, जमीनी हकीकत क्या है? देखिए, इरादा बहुत नेक था। केंद्र सरकार ने इनकी स्थापना के लिए शुरुआती मदद भी दी, हर कोर्ट के लिए करीब 18 लाख रुपए। उम्मीद थी कि हजारों ग्राम न्यायालय खुलेंगे, लेकिन हकीकत में इन्हें जमीन पर उतारने में काफी चुनौतियां आई हैं। जैसे कि कई राज्यों ने इन्हें स्थापित करने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई, कहीं पुलिस या दूसरे अधिकारियों का पूरा सहयोग नहीं मिला, वकीलों का रवैया भी कहीं कहीं ठंडा रहा। गांव में नोटरी, स्टैंप वेंडर जैसी जरूरी सुविधाओं की कमी भी एक मुद्दा रहा। और एक और बड़ी समस्या ये है कि इनका जो अधिकार क्षेत्र है वो काफी हद तक रेगुलर अदालतों के साथ ओवरलैप करता है। तो मतलब ढांचा तो बना दिया, पर उसे ठीक से चलाने में दिक्कतें आ रही हैं। बिल्कुल। 2013 में चीफ जस्टिस और मुख्यमंत्रियों की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें भी ये बात उठी और ये तय हुआ कि राज्य सरकारें और हाईकोर्ट अपनी स्थानीय जरूरतों और व्यवहारिता को देखते हुए ग्राम न्यायालय स्थापित करें, खासकर उन तालुकों में जहां रेगुलर कोर्ट्स नहीं हैं। तो आप कह सकती हैं कि ढांचा मौजूद है, पर इसे पूरी तरह से कार्यकर बनाने के लिए अभी और लगातार कोशिशों की जरूरत है। रास्ता लंबा है, पर दिशा सही है। तो आज हमने भारत की निचली अदालतों के पूरे तंत्र को, मतलब डिस्ट्रिक्ट जज से लेकर मुंसिफ और मजिस्ट्रेट तक समझने की कोशिश की, और साथ ही न्याय को आम आदमी के और करीब लाने वाले जो वैकल्पिक रास्ते हैं, जैसे नालसा की मुफ्त कानूनी मदद, लोक अदालतें, स्थायी लोक अदालतें, परिवार न्यायालय और ग्राम न्यायालय, उन पर भी विस्तार से बात की। जी, ये सारी व्यवस्थाएं ये दिखाती हैं कि कोशिश यही है कि न्याय सिर्फ बड़ी अदालतों या किताबों तक सीमित न रहे, बल्कि हर किसी तक, खासकर कमजोर और जरूरतमंद तबकों तक पहुंचे। और जैसा हमने शुरू में कहा था, सिविल सेवा परीक्षा के नजरिए से देखें तो ये सारे टॉपिक्स, ये अनुच्छेद, ये संस्थाएं, इनके काम करने का तरीका, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से ये सारी संरचनाएं, ये प्रक्रियाएं कागज पर बहुत अच्छी लगती हैं और इनका इरादा भी बहुत नेक है। पर देखिए, इनकी असली कामयाबी इस बात पर निर्भर करती है कि इन्हें कितनी गंभीरता से, कितनी कुशलता से लागू किया जाता है। क्या इन्हें जरूरत के हिसाब से संसाधन, मतलब रिसोर्सेज मिलते हैं, और जो व्यवहारिक दिक्कतें, जो ऑपरेशनल चैलेंजेस सामने आते हैं, उनसे कैसे निपटा जाता है। हाँ, ये बात तो है। ये न्याय का एक महान सपना देखता है। उस सपने को पूरी तरह सच करने के लिए ये जो मौजूदा व्यवस्थाएं हैं, इन्हें मजबूत करना तो जरूरी है ही, पर क्या हमें भविष्य में कुछ और नए विचारों, कुछ और नए सुधारों की भी जरूरत पड़ सकती है? इस पर विचार करना हम सबके लिए जरूरी है।